नमस्कार, मैं राखी गुज्जर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड पर हमारा खास प्रोग्राम खास बातचीत। और आज हमारे साथ इस खास बातचीत में मौजूद हैं कुमाऊं के छात्र संघ चुनाव में इतिहास रचने वाली रश्मि लमकड़िया जी। तो सबसे पहले तो मैं रश्मि जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में, और हमारे चैनल की तरफ से पूरी न्यूज़ 31 की टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है जीत कर? अच्छा लग रहा है, काफी बहुत अच्छा मशक्कत लग के रहा है। बाद कठिन संघर्ष था लेकिन जीत शानदार दी है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या रहा है, आपके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो क्या है? देखिए, मेरे पापा बहुत टाइम पहले से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो आरएसएस का बैकग्राउंड हमारे बचपन से रहा था। पॉलिटिक्स बैकग्राउंड, पापा वहाँ से 3 इलेक्शन जीते हुए हैं, मतलब पापा की भी पॉलिटिक्स है। जी, और मम्मी मेरी टीचिंग लाइन पे है, जी। तो टीचिंग प्लस पॉलिटिक्स, तो पापा से मुझे प्रेरणा मिली कि हाँ, पॉलिटिक्स बैकग्राउंड था, तो बचपन से था कि मैं रहूँगी पॉलिटिक्स। अच्छा, तो मतलब आपने राजनीति में आने का जो फैसला लिया वो अपने पापा से इंस्पायर होकर लिया? हाँ, मतलब आपके रोल मॉडल जो हैं वो मेरे पापा हैं। अच्छा, आपके पापा हैं जी। तो मतलब आप एबीवीपी से चुनाव लड़ने वाली थी। जी। जब एबीवीपी ने आपका टिकट कैंसिल किया तो फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, अचानक से, इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ वैसे, लेकिन अचानक से मेरा रात के 11 बजे जब मुझे मीडिया वालों का कॉल आता है कि रश्मि जी आपका टिकट कट गया, अब आपका क्या प्लान रहेगा। मुझे समझ में नहीं आया कि अचानक से क्या कर दिया, मतलब क्यों टिकट ऐसे काट दिया, क्यों दे दिया रात के 11:30 बजे बिना कार्यकारिणी बुलाए, और मैं कैंडिडेट थी, मुझे बिना बताए ये टिकट ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने बात करी, टिकट से पहले ही मुझे लग गया था क्योंकि चर्चाएं बहुत पहले से हो रही थी कि रश्मि ये टिकट मुझे नहीं मिलने वाला, लेकिन मेरा विश्वास था संगठन के प्रति कि मैंने इतने सारे काम करे, तो मतलब था कि मैं इतने टाइम पहले से हूँ, तो मतलब कोई सवाल ही नहीं होता कि कहीं और टिकट मिलेगा। और अफवाहें तो कितनी होती है, मैंने अफवाह पे कभी ध्यान नहीं दिया, जबकि मुझे पूरे उत्तराखंड से एबीवीपी के ही थ्रू और लोग भी बोलते थे कि रश्मि जी तुम्हारा टिकट हमें नहीं लग रहा कि होगा, जबकि काम तुमने करे, टिकट तुम्हें मिलना चाहिए, फिर भी ऐसा लगता है कि तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा। अगर वो ये संगठन मंत्री यहाँ पे रहते हैं तो तुम्हें टिकट नहीं मिल पाएगा, ऐसा मुझे बहुत लोगों ने पहले बोल दिया था। लेकिन मेरा संगठन के प्रति विश्वास, संगठन में हमें जो सिखाया जाता था उस चीज़ को मैं मानती थी, दिल से मानती थी, और मैंने उस चीज़ को सोचते हुए सोचा कि नहीं, अफवाहें हैं, टिकट मुझे मिलेगा। लेकिन जैसे ही मेरा टिकट कटा, मैं मतलब अचानक से शॉक्ड रही कि हुआ क्या। लेकिन फिर था कि मैं भी लड़ूंगी चुनाव, क्योंकि ये इतना गलत अगर मेरे साथ हो रहा है, तो अगर मैं फिर उसके बाद भी मैं संगठन में दूसरे दिन इस्तीफा देने के लिए, जब मेरी कार्यकारिणी भी काफ़ी नाराज़ थी, जो मेरे समर्थक थे वो काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि कार्यकारिणी में थे, काम वो लोग कर रहे थे, इतने टाइम से एबीवीपी को संभाल वो लोग रहे थे, तो जब टिकट की बारी आई तो क्यों पीछे करा, वो भी ऐसे अचानक से पीछे क्यों करा, वो लोग भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। तो सब लोगों ने बोला दीदी हम लोग चलेंगे, बात करते हैं कि क्या हुआ। हमने इस्तीफा का एक लेटर लिखा, क्योंकि टिकट काटने से पहले भी जो वीडियो मेरा वायरल हुआ था, गाली देते हुए, गाली गलौच वाला जो वीडियो था, वो जो वायरल हुआ था, वो मैंने संगठन में बहुत पहले ही दिखा दिया था, जब तक टिकट नहीं मिला था। फिर भी एक ऐसे इंसान को टिकट दिया जिसके समर्थकों द्वारा ये चीज़ें हुई, तो संगठन का ये रुतबा, जिस संगठन में मैंने अपनी शिद्दत से काम करा, तो उसका ऐसा बर्ताव मुझे हजम नहीं हुआ। मतलब तो फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कैसे आया? देखिए, जब मैं संगठन में अपना इस्तीफा देने के लिए गई, वहाँ पे मिले मुझे संगठन के पदाधिकारी, जो मेरे बाद आए हुए पदाधिकारी हैं, वो लोग भी मुझे कहते हैं आप संगठन समझते हैं। मैं बोला कि मैं आपसे इतने टाइम पहले से तो ऑफकोर्स पता होगा, क्योंकि हल्द्वानी मैं एबीवीपी में मैं बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, बहुत अंदर से और बहुत बारीकी से मैंने काम करे थे इस इलेक्शन को लेकर। इलेक्शन मेरा कोई अभी तो प्लान बना नहीं सडनली कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी। मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, तब से मेरा प्लान था कि हाँ भाई मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ूंगी। तो अचानक से तो मैं छोड़ नहीं सकती थी, और ऊपर से दूसरी बात आ गई थी, यहाँ पे सही और गलत की बात आ गई थी, और महिलाओं की, लड़कियों की मतलब जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी, वो सारी बातें सामने आ गई थी। तो मतलब मेरे मन में लगा कि हाँ, अब तो मुझे नहीं रुकना है। अगर मैं अभी रुक गई तो आने वाले टाइम में सब लोग रुक जाएंगे, कोई लड़की नहीं लड़ पाएगी। ये एक रियल बात भी है कि नहीं हो पाता। तो अगर मैं रुकती तो आने वाले टाइम पे हर कोई रुक जाता। परिणाम की चिंता मुझे बहुत ज़्यादा नहीं थी,
क्योंकि मैंने मेहनत करी थी, संघर्ष करा था, स्टूडेंट्स मेरे पास थे, स्टूडेंट्स पावर, आजकल स्टूडेंट जागरूक हैं, जिसका परिणाम देखा है, मेरे रिजल्ट ने जिसका परिणाम दिखा है, किसी के बहकावे में आकर, क्योंकि उन लोगों के पास भी, मेरे पास चुनौतियाँ थी, मैं निर्दलीय प्रत्याशी थी, तो सामने वाले के पास सब कुछ था, शासन, सत्ता, सरकार, बल, सब कुछ था, जिसका वो लोग, उन लोगों ने भरपूर प्रयोग करा भी था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, वो बात अलग है। लेकिन मैं सब चुनौतियां झेलने के लिए तैयार थी, क्योंकि स्टूडेंट छात्र शक्ति मेरे साथ थी, तो इस वजह से मैंने रेडी थी मैं सब कुछ के लिए। जब एबीवीपी ने आपका टिकट काटा तो आपने लगातार ये चीज़ कही थी कि एबीवीपी का जो टिकट है वो एबीवीपी ने टिकट बेचा है, तो उस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, रात के 11:30 बजे अचानक से टिकट होता है, और बिना कार्यकारिणी को बुलाए, बिना कैंडिडेट को बुलाए अगर टिकट हो रहा है, तो मैं सीधी सी बात है, बेच दिया है टिकट या पैसे ले गए, यही तो बोलूँगी। क्योंकि संगठन का तो ये रूल ही नहीं है कि ये किसी अगर संगठन है, लोगों से संगठन बनता है ना, तो लोगों, जब टिकट देने की बारी आती है, किसी चीज़ की ऐसी बारी होती है, संगठनात्मक निर्णय होते हैं, आपस में निर्णय लिए जाते हैं, तो वो निर्णय अकेले हो रहा है, तो उसमें तो कोई भी इल्जाम लग सकता है। और टिकट बेचना ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि रात के 11:30 बजे टिकट हुआ है, बिना कैंडिडेट को बुलाए, बिना, ऑफ कोर्स मैं यही बोलूँगी, मैं अभी भी यही बोलूँगी कि टिकट बेचा गया, क्योंकि संगठन में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो संगठन के हमारी अपनी मर्यादा में रहकर संगठन मंत्री जो हैं या संगठन का पदाधिकारी कोई है, तो आपस में चर्चाएं होनी चाहिए, आपस में सामंजस्य के साथ टिकट होता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, शायद तो मैं संगठन का निर्णय स्वीकार भी करती, लेकिन अचानक से टिकट होता है तो मैं स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। और दूसरी बात आती है कि लोगों द्वारा टिप्पणी दी जा रही थी कि जो अपनी संगठन की नहीं हुई तो वो किसी की नहीं, किसी और की कैसे होगी, बागी प्रत्याशी। यस, इस बात में मैं ये एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, संगठन मैंने बहुत बारीकी से समझा है, जिसका आज पूरा प्रदेश, मैं मानती हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग इसके साक्षी हैं कि रश्मि लमगड़िया संगठन में कितने मनोभाव से काम करती थी। तो ये तो सवाल मुझसे कोई कर ही नहीं सकता है कि संगठन की नहीं हुई। ये सवाल संगठन का होना या नहीं होना नहीं निर्धारित करता। ये बात सही और गलत की आ गई थी। मैंने कभी नहीं बोला पूरा परिषद गलत है, लेकिन परिषद के चुनिंदा लोगों द्वारा जो हरकतें की गई, तो ये, इसका तो मैं अभी भी विरोध करती हूँ, इसका मैं हमेशा विरोध करूंगी। जी। तो आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहती हैं? देखिए, मैं अपनी जीत का श्रेय सबसे पहले छात्र शक्ति, अपनी फैमिली, अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को, जो छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी और समाज सेवी लोग हैं, जिन्होंने मुझे एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद भी सपोर्ट करा, भले ही वो NSUI से हों या ABVP से हों या फिर कांग्रेस से हों या फिर BJP से हों, जिनका भरपूर प्यार और समर्थन और आशीर्वाद मिला। और समस्त लोगों को, उन लोगों को, चाहे वो बुजुर्ग हों, बच्चे हों, बड़े हों, छोटे हों, या समस्त छात्र शक्ति को मैं इसका श्रेय देना चाहती हूँ। अपनी बाराही माता, कुल देवता हमारे और गोलजू देवता, इन सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, जिसका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी, तो मतलब बच्चों ने तो अपना प्यार दिखाया, स्टूडेंट्स ने अपना भरपूर आपको योगदान दिया, तो अब आपकी बारी है, आप उनके लिए क्या करेंगी? मतलब क्या कुछ कमियां आपके कॉलेज में अभी हैं जिसे आप दूर करेंगी, जिस पर आप काम करेंगी? देखिए, मैं पिछले 5 साल से ग्राउंड लेवल पे कार्य कर रहे हैं मैंने, तो मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है, सबसे पहली बात तो हमारे कॉलेज में एक स्वस्थ वातावरण मिलना चाहिए। बाहरी लोग हैं जो कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, उनका आना जाना हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हमारे कॉलेज का, मैं मानती हूँ कि 70% मामला इसी चीज़ से डगमगा जाता है, जो हमारे कॉलेज में लेकर आए दिन चर्चाएं होती हैं कि आज ये लड़ाई हो गई, आज वो लड़ाई हो गई। ये लड़ाई 80% ये चीज़ें कम हो सकती हैं जब हमारे कॉलेज को एक स्वस्थ वातावरण मिलेगा। तो मैं इस पे फोकस करना चाहती हूँ। अगर बाहर अनावश्यक लोगों का हमारे कॉलेज पे आना जाना बंद होता है, एक ID प्रूफ के हिसाब से हमारे कॉलेज में एंटर करते हैं, स्टूडेंट एंटर करते हैं, तो हमारे कॉलेज को एक स्वस्थ वातावरण मिलेगा। तो आप क्या कदम क्या उठाएंगी आप इसे रोकने के लिए? देखिए, इसे रोकने के लिए बाहरी जो आने जाने वाले लोग हैं, उन लोगों का आना जाना बंद होगा, और हमारे कॉलेज पे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं, वो लोग आएंगे, अपना आई कार्ड लेकर आते हैं, जो हर कॉलेज पे होता है। आई कार्ड के थ्रू एंट्री होगी उनकी। मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं खुद भी चाहती हूँ कि अगर मेरी भी उस कॉलेज के अंदर एंट्री हो रही है, तो मैं एज अ स्टूडेंट उस कॉलेज के अंदर अपना आई कार्ड दिखाकर कॉलेज के अंदर एंटर करूँ। तो इससे कॉलेज को एक
वातावरण मिलेगा, अगर कॉलेज का अध्यक्ष ये चीज़ मानता है कि हाँ भाई वो कॉलेज का स्टूडेंट है। देखिए मैं अध्यक्ष होने से पहले मैं मानती हूँ कि मैं उस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, तो मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आई कार्ड लेकर कॉलेज के अंदर जाऊँ और मैं आई कार्ड दिखाकर ही कॉलेज के अंदर प्रवेश करूँ। तो मैं मानती हूँ कि हर बच्चे को आई कार्ड दिखाकर ही कॉलेज में एंटर करा जाएगा और मैं इस चीज़ पे बहुत बारीकी से ध्यान भी दूंगी। और नंबर दूसरी बात, यूनिवर्सिटी को लेकर हमारे कॉलेज में यूनिवर्सिटी की दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है कि हमारे कॉलेज से किसी के रिजल्ट ख़राब हो जाते हैं, या फिर अभी भी चल रहा है ये मामले हमारे कॉलेज में अभी भी चल रहे हैं कि स्टूडेंट पेपर यहाँ देता है, अपना एडमिशन यहाँ कराता है, लेकिन जब रिजल्ट, अपना पढ़ाई भी वो प्रॉपर तरीके से करता है, लेकिन जब रिजल्ट ख़राब होता है तो उसे यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है जिसका खर्चा वो खुद देता है। उसके बाद भी उसके पास उसको यूनिवर्सिटी पे उससे बोला जाता है कि तुम लोग नहीं आओ, मतलब अंदर नहीं आने दिया जाता। जब वो यूनिवर्सिटी हमारी है, हम लोगों को लेकर वो यूनिवर्सिटी है, तो ऐसा बर्ताव क्यों? और नंबर दूसरी बात, कॉलेज में अगर होता है तो कॉलेज के लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी के लोग कहते हैं कॉलेज जाओ, तो इस पर मैं थोड़ा ध्यान देना चाहती हूँ। बाकी हमारे कॉलेज की फर्नीचर की प्रॉब्लम है, लाइब्रेरी की प्रॉब्लम है, या फिर डिजिटल लाइब्रेरी या पार्किंग की, ऐसे बहुत, और सेपरेट गर्ल्स के लिए शौचालय नहीं है, तो इन पर भी मैं ध्यान देना चाहती हूँ। लेकिन इन सबसे पहले मैं एक कॉलेज को स्वस्थ वातावरण पे, जो हमारे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मम्मी पापा डरते हैं अपने MBPG कॉलेज में, मतलब कॉलेज है वो, महाविद्यालय है, उसमें आने देने में डरते हैं कि वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, तो हाँ दंगे, आए दिन दंगे होते रहते, तो इससे मतलब बचाने के लिए वो अपने बच्चों को मतलब घर ही रखना चाहते हैं, या ऑनलाइन क्लास ले लो, या फिर पेपर देने कॉलेज जाओ। मैं इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहती हूँ। मैंने स्टार्टिंग से ये चीज़ बनाई हुई थी कि हाँ हमारे कॉलेज का स्वस्थ वातावरण कैसे मिले। तो ये वातावरण, मुझे लगता है कि अगर हमारा कॉलेज में बाहरी लोगों का आना जाना कम हो जाता है तो हमारे कॉलेज का सिस्टम जो डगमगाया हुआ है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क करेगा कि आई कार्ड लेकर हम लोग आए। और मैं आई कार्ड सिर्फ स्टूडेंट की नहीं, मैं अध्यक्ष हूँ उस कॉलेज की, मैं खुद भी चाहती हूँ कि मेरी भी जब एंट्री हो आई कार्ड लेकर ही हो। मतलब मेन फोकस आई कार्ड पर, हाँ, बाहरी लोगों के कॉलेज में आना जाना कम हो। और इसके अलावा जैसे अब धरातल की बात करें, क्योंकि नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अब एडमिशन क्योंकि अब मार्च में फिर नए शुरू हो जाएंगे, तो एक होता है ना अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट, क्योंकि कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सुनी जाती है कि MBPG कॉलेज में जो है पढ़ाई का भी जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बच्चों को वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता जो एक उम्मीद होती है, क्योंकि कुमाऊं का सबसे बड़ा कॉलेज है। तो ऐसे में बच्चों की शिक्षा को बेहतर करने के लिए क्या कुछ कदम आपकी तरफ से? देखिए हमारे कॉलेज के जो टीचर्स वो प्रॉपर पढ़ाने का आने के लिए ट्राई करते हैं, कॉलेज में टीचर्स आते हैं, लेकिन जब बच्चे आपस में लड़ाई करने लगते हैं, ऐसा कुछ वातावरण होता है, टीचर्स को भी कहीं ना कहीं डर होता है, अपनी जान का डर हर किसी को होता है। अच्छा, तो मतलब टीचर्स डरते हैं बच्चों से बहुत ज़्यादा। अच्छा, सॉरी, टीचर्स को ही डर रहता है। लेकिन अगर हमारे कॉलेज में, मैं कह रही हूँ ना, अगर हमारे कॉलेज में बाहरी आना जाना रुक जाता है तो हमारे कॉलेज को स्वस्थ वातावरण मिलेगा, उसमें शिक्षा हो या फिर ये जो लड़ाइयाँ आए दिन मारपीट होती है, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन यही है कि हम लोग कॉलेज के जो एक्चुअल में स्टूडेंट हैं उन लोगों की एंट्री अंदर हो, तो हमारे कॉलेज को एक स्वस्थ वातावरण मिलेगा, चाहे वो शिक्षा के मुद्दे पर हो, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर हो। अगर हमारे कॉलेज में एंट्री अच्छे से हो रही है, स्टूडेंट्स की एंट्री, तो हमारे कॉलेज में ये स्टूडेंट क्लासेस लगना, प्रॉपर तरीके से जो क्लासेस लगते हैं, ये चीज़ों पे तो हम लोग ध्यान देंगे ही। रश्मि जी, एक सवाल ये कि कल आपकी विजय रैली थी जिसे निकलने नहीं दिया गया, तो मतलब क्यों आपकी विजय रैली को निकलने नहीं दिया गया? देखिए कल हम लोगों ने विजय रैली, क्योंकि इस बीच क्या रहा था, लगातार घर पे लोगों का आना जाना था, और जो स्टूडेंट्स थे, जिन लोगों ने मुझे वोट करा था या कोई भी और लोग मेरे समर्थक थे, उन लोगों से मैं बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बीच में मेरा फ़ोन भी खो गया था। ये जो भागदौड़ हो रही थी, इस बीच मेरा फ़ोन खो गया था। तो इस बीच हमारे समर्थकों द्वारा भी बोला गया कि दीदी आप हमसे मिल नहीं रहे हो, हमें आपसे मिलना है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक विजय रैली, धन्यवाद रैली निकालते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र से छोटे छोटे लोगों ने या बड़े बड़े, छोटे से छोटे बच्चों का प्यार हमें मिला और बड़े से बड़े लोगों का आशीर्वाद, समर्थन हमें मिला, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम धन्यवाद रैली निकालें।
क्योंकि ये धन्यवाद रैली, इससे पहले भी हमने बहुत सारी इलेक्शन को लेकर रैलियां निकाली। तो क्या कहते हैं, हम लोगों ने भी सोचा कि इस रैली पे भी हम लोग सबका धन्यवाद करें, और हम लोगों ने सूचना भी दी। जैसे हम लोग इससे पहले भी हम लोग बहुत रैलियां निकाल चुके हैं, और जब मैं परिषद में थी तब भी हम लोगों ने बहुत सारी रैलियां निकाली, बहुत सारे कार्य करे। तो हम लोगों ने उसी प्रकार हर समय की भांति इस दिन भी हम लोगों ने सूचना दी रैली की। तो सूचना हम लोगों ने दी, क्योंकि इतना तो हमें भी पता है, क्योंकि कल मुझे बोला जा रहा था कि परमिशन नहीं ली। अरे हम लोगों ने इतने सारे कार्य करे इससे पहले भी, जिस प्रकार हम कार्य करते हैं हमारी रूपरेखा तो वही रहेगी। हमारी रैलियाँ अलग हुई। आज तक हम लोगों ने नॉमिनेशन रैली निकाल रहे थे, इलेक्शन को लेकर कोई और रैली निकाल रहे थे। आज हम इलेक्शन जीते थे तो धन्यवाद रैली निकालना हमारा फ़र्ज था। मैं मानती हूँ कि वो मेरा फ़र्ज था। तो हम लोगों ने वो रैली निकाली। तो आते टाइम पुलिस का प्रेशर था, हमें नहीं पता क्या था, लेकिन प्रेशर था, मुझे ऐसा लगता है। तो उन लोग, वैसे भी सब लोगों को पता है कि उन लोगों ने हमारे रास्ते पे अड़चने हमेशा ही करी, क्योंकि इलेक्शन के दिन भी अगर क्या कहते हैं, पेट्रोल पंप का जो वॉशरूम था वहाँ से तक हमारे लोगों को, समर्थकों को, छोटे छोटे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे या लड़कियाँ थी, उन पर तक हाथ उठाया गया। इलेक्शन के दिन, मैं तो वोटिंग के दिन अंदर थी, हमारी बसें रोकी गई। मतलब क्या लगता है आपको कि सरकार की दबिश में काम किया पुलिस ने? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के दबाव में ही ये काम करा गया, क्योंकि पुलिस प्रशासन तब कहाँ थी। मैंने पुलिस प्रशासन से ये सवाल भी पूछा था, आप लोग तब कहाँ थे जब आपके, क्योंकि कोई पुलिस वाले अंकल थे, सर थे, उनको ही मतलब दबाया जा रहा था। तो अगर पुलिस प्रशासन किसी के दबाव में कार्य कर रहा है, तो वो पुलिस प्रशासन, मेरा उनसे क्वेश्चन यही था कि आप लोग तब कहाँ थे जब इतना शहर में इतना गुंडाराज चल रहा था। लगातार फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की छोटी छोटी लड़कियों को जब मारा जा रहा था, तो उन पे हाथ उठाया जा रहा था, उन पे पत्थरों से मारा जा रहा था, तब पुलिस प्रशासन कहाँ था? तो पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रेशर पे ही वो काम कर रहे थे। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है ना, अगर मेरी जगह मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ तब मेरी रैली रुकेगी, अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसकी रैली नहीं रुकती। कहाँ रुकती है? इतने बड़े बड़े नेता, इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ निकलती हैं, कभी किसी की रैली निकली आज तक नहीं, कभी किसी की रैली नहीं रुकी है। ये पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि जीत हमारी शानदार हुई है, सबको पता है जीत शानदार हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर जगह से आगे भी रोकने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अब हमारा कारवां चल पड़ा है, तो रोकने वालों में से तो हम भी नहीं है। मतलब आप आगे चलती रहेंगी? जी, हम लोग पूरी तरह से चलेंगे, क्योंकि रोकने का प्रयास हमें पहले भी किया गया है, आगे भी करेंगे। तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग छात्र शक्ति के साथ चल रहे हैं, और छात्र शक्ति हमारे साथ है। हम सच्चाई के साथ भी चल रहे हैं, हम सिर्फ छात्र शक्ति के साथ ही नहीं, सच्चाई के साथ भी चल रहे हैं। और हर किसी को पता है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है, और सच्चाई की जीत हमेशा होगी, किसी का गुंडाराज नहीं चलने देंगे। रश्मि जी, एक सवाल ना सबके जहन में है कि क्या रश्मि किसी पार्टी या फिर किसी संगठन का हाथ थामेंगी? नहीं, देखिए, मुझे यहाँ पे अध्यक्ष पद पर आज मैं हूँ तो छात्र शक्ति की बदौलत हूँ, जो समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वंदे मातरम ग्रुप से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोगों ने मुझे सहयोग दिया, या फिर छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी जिन्होंने मुझे संपूर्ण समर्थन दिया। अपनी छोटी बहन को जब उसके ऊपर इतनी सारी बातें आई थी, तो उन लोगों ने मुझे समर्थन दिया, अपना साथ दिया, क्योंकि उनका भी पॉलिटिक्स करियर था। उन लोगों ने वो सब कुछ दाव पे लगाकर एक बहन का साथ दिया। तो मैं उन लोगों के अकॉर्डिंग और छात्र शक्ति को लेकर मैं चलना चाहती हूँ। मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहती हूँ फिलहाल। मैं छात्रों ने मुझे आगे बढ़ाया, तो मैं सिर्फ उनके बीच रहकर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के मुद्दे पर कार्य करना चाहती हूँ, छात्र शक्ति के बीच में रहकर। मतलब कयास ये लगाया जा रहा है कि आप एबीवीपी का हाथ थाम सकती है। मतलब एक तरह से अफवाहें ये उड़ रही हैं, क्योंकि आपने बचपन से एक वो फैमिली बैकग्राउंड आपका वैसा रहा है, बीजेपी से रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से ये कयास लगाया जा रहा है कि हाँ, रश्मि एबीवीपी का दोबारा से हाथ थाम सकती हैं। तो क्या ये इसमें सच्चाई है कुछ? देखिए, जब मेरा ड्रीम था, उसके लिए जब मुझे एक्चुअल में मेरे संगठन की ज़रूरत थी, जिस संगठन में मैंने पूरे मनोभाव से काम करे थे, उसकी ज़रूरत थी, तो वहाँ से किसी ने मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मुझे कहीं से नहीं मिला। तो अब छात्र शक्ति ने मुझे इतने आगे बढ़ाया है, छात्र शक्ति मुझे यहाँ पर लेके आई है,
तो मैं उनका दामन छोड़कर, उनका साथ छोड़कर किसी और पार्टी में कैसे जा सकती हूँ, किसी और संगठन में कैसे जा सकती हूँ, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अफवाहें तो बहुत सारी बनाई गई हैं, तो अफवाहों से तो सब लोग दूर रहिए और मैं भी दूर ही हूँ। मतलब ये बात तो तय है कि रश्मि अब किसी भी पार्टी या फिर किसी संगठन का दामन नहीं थामेंगी, क्योंकि निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो अब निर्दलीय ही वो बिना किसी संगठन के आगे बढ़ती रहेंगी। जी, अभी फिलहाल मैं छात्र शक्ति मेरे साथ है और मैं छात्र शक्ति के साथ रहकर छात्र शक्ति के बीच में ही छात्र छात्राओं के लिए कार्य करना चाह रही हूँ। और बहुत बात का, क्योंकि दिन मुझे भी नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या होगा या फिर मेरे फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, लेकिन अभी मेरे को छात्र शक्ति यहाँ पर लेके आई है, मैं उनके बीच में रहकर ही उनके लिए काम करना चाहती हूँ, तो मैं उनके लिए ही काम करूँगी अभी फिलहाल। क्या संदेश आप देना चाहेंगी, मतलब पूरे छात्रों की अगर मैं बात करूं, हम पूरे कुमाऊं की अगर बात करें, प्रदेश की बात करें, तो आपकी तरफ से क्या संदेश आप उन्हें देना चाहेंगी? देखिए, मेरी तरफ से संदेश यही है कि अपने सिद्धांतों पे कार्य करने चाहिए। अगर हमने सच्ची लगन और मेहनत से काम करा है, संघर्ष करा है, तो उसकी जीत हमेशा मिलती है। मुझे ऐसा लगता था पहले, लेकिन आज जब मेरे साथ सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं सिद्धांतवादी हूँ, मतलब मैं प्रॉपर तरीके से कोई काम करती हूँ और मैंने मेहनत भी पूरी लगन से मेहनत करी और छात्रों के बीच में काम करा है। मेरे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आई और बहुत सारी आर पार हुई, जो सब लोगों ने देखी। उन सबको पार करते हुए हमारी लाइफ में अच्छा क्या हो रहा है, अच्छा क्या रहा, उसको लेकर काम करने चाहिए। नेगेटिव चीज़ें बहुत आती, जब हम कोई बड़ा कुछ करने वाले हो तो नेगेटिव चीज़ें बहुत आती है, रास्ते पे रोकने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन जब हम लोग उस चीज़ को पार कर लेते हैं और एक सच्चाई और ईमानदारी, इसके बलबूते पे हमें काम करना चाहिए। अगर हम सच्चाई, मेहनत, लगन और संघर्ष से कोई कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कार्य जरूर आपका एक ना एक दिन सफल होता है। आपके रास्ते पे बहुत सारी अड़चनें आएंगी, मेरे रास्ते में भी बहुत सारी अड़चनें आए, मुझे एक एक दिन बहुत चुनौती भरा मेरा रहता है, लेकिन आज उन चुनौतियों को पार करके मैं आप लोगों के बीच से निकलकर आज अध्यक्ष पद पर हूँ, तो सिर्फ आप लोगों की बदौलत हूँ, क्योंकि सभी लोगों ने मुझे भरपूर प्यार और समर्थन दिया। और मैं हर किसी को बोलना चाहती हूँ, अपने स्वाभिमान, अगर स्वाभिमान की आ जाती है तो पीछे मत हटिए, भले ही किसी चीज़ को छोड़ना हो। क्योंकि देखिए ना, मेरा भी संगठन से बहुत, मैं दिल से था, मेरा हर किसी को पता है। आज की डेट में अगर संगठन के लोग मुझे सुन रहे हैं तो उन्हें भी पता है कि रश्मि लमगड़ा ने संगठन में किस प्रकार कार्य करा हुआ था। क्योंकि मैं हल्द्वानी कुमाऊं के सबसे बड़े कुमाऊं संभाग कार्यालय यहाँ पे था, वहाँ पे मैंने कार्य करा, लेकिन प्रदेश कार्यालय हमारा देहरादून है, तो उससे अच्छे कार्य यहाँ पे होते थे, उससे अच्छे कार्य हम लोग करते थे, छात्रा कार्य हो गए। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए था, जिसको आज मैं मानती हूँ कि अगर हम लोग मेहनत से कोई कार्य, संघर्ष अगर हम लोग कर रहे हैं, सच्चाई ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, तो भगवान जी भी देखते हैं। और सभी के आशीर्वाद से मुझे आज ये मिला है, तो मैं आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि पूरी सच्चाई, ईमानदारी और लगन से कार्य करिए। अपनी लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ें उनको छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए। समय बहुत बलवान होता है, समय खुद जवाब देता है। मेरी लाइफ में बहुत अड़चनें आई, मैंने कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया। छोटे बच्चे हों या बड़े हों, कोई भी हों, तो हर किसी ने मुझे बोला, बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब करने के लिए बहुत लोग आए, लेकिन मैंने कभी भी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने समय पर सब कुछ छोड़ दिया। आज समय सभी लोगों को जवाब दे रहा है, तो मैं आप लोगों से भी यही संदेश देना चाहूँगी समाज में। अपना कार्य, अगर जो आपका उद्देश्य है, उसको ईमानदारी के साथ करिए, उस पर मेहनत कीजिए और सच्चाई के साथ कार्य कीजिए। सच्चाई की सीढ़ी दर सीढ़ी चलिए, तो आप लोगों को आपकी मेहनत का फल जरूर मिलता है, देर में मिलेगा। और रास्ते पे बहुत सारी अड़चनें आएगी, उन सबको इग्नोर करके, पार करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाइए। मुझे लगता है कि आप लोगों की मंजिल जरूर पार होगी। और कभी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है, और मुझे भी ऐसा लगा कि अपना तो कोई है ही नहीं। जब मेरी फैमिली ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करा, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने घर वालों की वजह से हूँ, आप लोगों के प्यार की वजह से हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे भी ऐसा लगा कि मेरा तो कोई है ही नहीं। बहुत बार ऐसा लगा कि यार मैं कहाँ आ गई, ये मतलब कौन है मेरा। रात के 1-1, 2-2 बजे तक मैं रोती थी। मुझे मतलब बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आई जब मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। लेकिन
इन सबको पार करते हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे साथ सब लोग होते हैं, लेकिन सबसे पहली बात कि हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। अगर हमें खुद पर विश्वास है और हम सच्चाई ईमानदारी के साथ कार्य करें और अपनी मेहनत, जो हमारा रास्ता, उसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो आप लोगों को जीत अवश्य मिलती है। देर लगती है, देर जरूर लगेगी, लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। और संघर्ष बहुत, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी शानदार जीत होगी, जिसका आज परिणाम आप लोग मेरे थ्रू देख रहे हैं। तो मैं समाज को भी, सभी लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ, अपने सिद्धांत पर चलिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप एक महिला हैं, और जहां हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार महिला शक्ति को आगे बढ़ाने की बात करती है, ऐसे में आपने खुद निर्दलीय चुनाव लड़ा और आपने अपनी महिला शक्ति का जो प्रदर्शन किया वो बखूबी लोगों ने भी देखा और सबने देखा, और आपने अपनी जीत का शानदार तरीके से आगाज़ किया है। उम्मीद करते हैं आपका जो ये सफ़र रहने वाला है ये बेहद अच्छा हो और आप बहुत तरक्की अपनी ज़िंदगी में करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। आपका थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ MBPG की अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया जी, जिनसे हमने जाना इनकी जीत की सफलता का राज, और इन्होंने पूरी अपना सफर हमें बताया, जो कि बेहद ही रोचक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए News 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।